हाय एवरीवन, मैं हूं साबिर खान। दोस्तों, बड़े लंबे इंतज़ार और बड़ी मुसीबतों से आखिरकार आज महा-टीटी का पेपर हो ही गए। ठीक है। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, तो बेशक अच्छा ही होगा सब। तो देखते हैं हम लोग जो उसकी आंसर की चेक करेंगे या उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, कौन से राइट आंसर है और कैसे आए। ठीक है, तो मैं सिर्फ इंग्लिश, मराठी और ईवीएस के बताऊंगा, पेपर फर्स्ट के, और पेपर सेकंड में इंग्लिश, मराठी और सोशल साइंस के बताऊंगा। तो अभी मैं पेपर फर्स्ट का रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। पेपर सेकंड का पॉसिबल हो तो कल करूँगा, क्योंकि थोड़ा कुछ काम है, मसरूफियात होने की वजह से नहीं हो पाएगा। देखते। पहला है आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो इसमें से मिसमैच कौन सा है? पहला वाला ही है। पैरोट्स स्क्वेल का जो है तो मिसमैच है, बराबर नहीं है, बाकी सब बराबर है। ठीक है, ये गलत है, तो पहला ये राइट आंसर है। ये सब हमारे जो नोट्स दिए थे उसमें ये सारे थे, तो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको तो प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं उठता। चूज़ करेक्ट अल्टरनेटिव। ही विल नॉट कम डैश, 4 ऑप्शन है। आई डू नॉट थिंक, मे थिंक, आई थाउट, आई थिंक। देखो, ही विल नॉट कम आया, जब ये बोला कि वो नहीं आएगा, तो आई डू नॉट थिंक, तो ये राइट आंसर नहीं आ सकता। वो सोच रहा है ऐसा, तो आई थिंक आएगा। मे थिंक नहीं आ सकता, क्योंकि कौन सोच रहा है वो बताया नहीं, सब्जेक्ट आना चाहिए था। और आई थाउट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये पास्ट टेंस है ना, तो ये आ नहीं सकता, क्योंकि पास्ट टेंस में आप फ्यूचर की बात नहीं बोल सकते। अगर ये पहले ये होता तो यहाँ पे विल की जगह वुड हो जाता, तो ये तो पहले कट हो गया, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, ये आ नहीं सकता, यानी कि 4 नंबर का राइट आंसर है। उसके बाद में फाइंड आउट फ्रेज विच कैन बी करेक्टली सब्सटीट्यूट अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस में सेंटेंस दिया है नीचे, उसको जो नीचे अंडरलाइन किया है उसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है वो पूछ रहा है। तो आई सॉ हिम मेक अ व्राई फेस, तो इसका मतलब होता अपना थोड़ा सा एक हम लोग आड़ा टेढ़ा मुँह बनाते हैं ना, उस तरह का, एकदम जिसे हम लोग इग्नोर करते हैं या फिर डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, उस तरह का। तो मतलब एक नेगेटिव सेंस में हम चेहरा बना लेते हैं, हमारा एक आड़ा टेढ़ा मुँह बना लेते हैं। तो जब हम डिसअपॉइंटमेंट होते हैं तब करते हैं वैसा। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा पहला वाला। क्राई विथ पेन नहीं, क्राई का नहीं आता। ये हम लोग जब ऐसा डिसअपॉइंटमेंट होते हैं ना, जब कुछ नेगेटिव चेहरा बना लेते हैं एकदम, तो उसको बोलते हैं फ्राई फेस। ये बाकी सब ऑप्शन कुछ काम की नहीं है, पहला वाला राइट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। द डॉक्टर डैश पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टन मेडिसिन। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या कर रहा है? प्रोहिबिट कर रहा है, मना कर रहा है कुछ टाइप के, है ना, एस्ट्रॉइड वगैरह टाइप के मेडिसिन लेने से। तो क्या कर रहा है? प्रोहिबिट कर रहा है। प्रोहिबिट है ना, बैन करने का अधिकार नहीं है, वो गवर्नमेंट करती है। प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है वहाँ पर, ना ही प्रोस्क्राइब कर रहा है, ये भी गलत है। वो प्रोहिबिट कर रहा है, मना कर रहा है कुछ टाइप की दवाई लेने से, जो शायद हो सकता है हेल्थ के लिए ख़राब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज़ करेक्ट अल्टरनेटिव। दिस ट्री इज़ ओल्डर देन दैट। हाँ, ये मतलब कोई फैमिली रिलेशन की बात नहीं कर रहा, ओल्ड की बात कर रहा, तो फाइन, बराबर है। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ये भी बराबर है, दोनों स्टेटमेंट बराबर है, बोथ आर करेक्ट। इसकी हमने काफ़ी प्रैक्टिस की थी क्लासेस में, रिवीजन में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में। मैंने यूट्यूब पे रिवीजन में ये दोनों का फ़र्क समझाया था। जो लोगों ने मेरे इंग्लिश के यूट्यूब के रिवीजन के लेक्चर करे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों राइट आंसर आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है चूज अल्टरनेटिव विच कैन बी करेक्टली सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये यहाँ पर बड़ा हो कि जो अंडरलाइन किया है उसको सब्सटीट्यूट, मतलब उसकी जगह पर कौन सा नीचे दिया गया अल्फाज लेंगे जो जिससे उसका मीनिंग भी बदलेगा नहीं, सही रहेगा। मतलब सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन फ्रेज को। ठीक है, तो वो क्या है? वी शुड गेट टू द सिनेमा अर्ली नॉट टू मिस बिगिनिंग ऑफ द फिल्म। तो यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूट करना है, तो इसका सब्सटीट्यूट इस तरह हो सकता है कि देखो यहाँ पर नॉट टू मिस मतलब इन्फिनेटिव लिया, अगर इसकी जगह पे आप दूसरा सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिसिंग करना पड़ेगा, मतलब जेरेंड करना पड़ेगा। फॉर नॉट मिसिंग आएगा, फर्स्ट नंबर का आंसर सही रहेगा इसका। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला आंसर सही है। ये गलत है। इन ऑर्डर नॉट टू मिस, इन ऑर्डर टू नॉट टू मिस नहीं, इसको सब्सटीट्यूट करना है बोल रहा हूँ, वापस वही नहीं कर सकते। फॉर नॉट मिसिंग, तो ये उसका द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म्स। ओके,
तो पहला वाला राइट आंसर इसका. फिल इन द ब्लैंक विद द अल्टरनेटिव. दिस इज द न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ है जो अभी की लेटेस्ट न्यूज़. ये वाला आंसर राइट है. बहुत ईजी है, सबको पता होगा इसका. तो उसके बाद में पढ़ते हैं चूज करेक्ट अल्टरनेटिव. ही रन क्विक, नो क्विकली, क्विकली आएगा इस आंसर. क्विक एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब देखना है यहाँ पे, तो एडवर्ब ये आएगा बरोबर. तो 4 नंबर का राइट आंसर है. फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर अल्टरनेटिव. एज द फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो विल भी इंक्रीज नहीं आ सकता, फ्यूचर टेंस नहीं आएगा बिकॉज नहीं आ सकता. यहाँ पर इंक्रीजेस आएगा, इंक्रीजेस, ये भी नहीं आ सकता. फ्यूचर टेंस तो सवाल ही नहीं उठ रहा बिकॉज एज आ गया. जैसे ही एज फेस्टिवल अप्रोचेस, तो यहाँ पर द नंबर ऑफ कस्टमर्स, आप बोलेंगे यहाँ पर V5 आया ना. यहाँ पर थोड़ा जूम करके बताता हूँ मैं. आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर V5 आया ना, यहाँ पे कस्टमर्स लिखा है. आप सोच रहे होंगे कि ये कस्टमर्स तो प्लूरल है, तो यहाँ पर ये इंक्रीजेस कैसा आएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना. तो ये तो प्राइमर फेसी गलत लग रहा है. बट आप भूल रहे होंगे कि द नंबर की कंसेप्ट है, और द नंबर की कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था क्लास में कि ये सिंगुलर होती है और अ नंबर की कंसेप्ट प्लूरल होती है. तो इस पर हमने बहुत बार डिस्कस करे. जो अपनी क्लास के स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि राइट आंसर क्यों आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, आगे बढ़ते. तो पहला नंबर का आंसर है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. क्वेश्चन विल बी आंसर बाय डैश ऑफ एक्सपर्ट, है ना. तो स्टाफ का एक्सपर्ट नहीं होता, बैंड का भी एक्सपर्ट नहीं होता, पैनल होता है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट होता है. तो यह पैनल ऑफ एक्सपर्ट है. ठीक है, तो ये एक कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, तो पैनल ऑफ एक्सपर्ट आता है यहाँ पर. डोंट बी कंफ्यूज. फाइंड आउट द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ नाउन ऑफ फॉक्स. फॉक्सन रहता है, ये सबको पता होगा, बहुत ईजी है. ठीक है, तो राइट आंसर है फॉक्सन पहला. पैसेज दिया है, पैसेज पढ़ते हैं. ठीक है, द लार्ज पार्ट डिटरमाइंड बाय द पर्सन्स जीन्स. इन शॉर्ट, सम पीपल आर मोर predisposed to be fat. Moreover, someone who was obese in the childhood will have more fat cell than an average person. One's mad cell may enlarge or shrink, but they never disappear. Genes, however, don't have to control your girth. The size of your fat cell depend on you, on your eating habits and lifestyle. There are ways to keep them small. Eat low fat, fiber rich foods such as whole grain, beets, vegetable and fruits. Chow food slowly. Okay. तो ये पैसेज था, इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग. what one eats is an important factor in controlling weight because what one eat is an important factor in controlling weight because the fat is burned faster than protein and carbohydrates. Fat is burnt faster than protein and carbohydrates. ऐसा कुछ तो पैसेज में मेंशन किया नहीं है. ठीक है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स यूज अप द मोर कैलोरीज देन फैट्स. गलत है. फैटी फूड हैज़ वेरी लिटिल कैलोरीज कंटेंट. ये भी गलत है, इसका कोई लेन देन नहीं है. पैसेज के हिसाब से फैट इज बर्न फास्टर देन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. आई थिंक आंसर शुड बी द 4. बट बहुत वेग क्वेश्चन डाला है इसने. ये प्रॉपरली लिंक भी नहीं कर रहा और इंटरप्रेट भी नहीं कर पा रहा. तो मतलब कुछ ऐसा प्रॉपर इंटरप्रिटेशन भी प्रॉपर नहीं है और कंक्लूजन भी प्रॉपर नहीं है, ना ही पैसेज में मेंशन है. तो बहुत वेग डाला मेरे हिसाब से. तो पहला भी हो सकता है या चौथा भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से 4 नंबर का आंसर आना चाहिए क्योंकि डाइजेशन इज अफेक्टेड बाय द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. तो आपका डाइजेशन, आपकी ये जो आपका क्या होगा, व्हाट वन इट्स इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, है ना, इन द कंट्रोलिंग वेट बिकॉज डाइजेशन इज अफेक्टेड बाय द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट. मतलब आप जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन लेंगे तो वो आपकी डाइजेशन उस पर अफेक्ट करेगा, तो ही आपका वेट गेन होगा या फिर आपका वेट लॉस होगा. तो 4 नंबर का अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है यहाँ पे, बट स्टिल नॉट, ये थोड़ा वेग टाइप का लग रहा, बट मेरे हिसाब से 4 नंबर का ऑप्शन होना चाहिए. बॉडी ऑफ वेट कैन बी कंट्रोल बाय. तो मतलब हमारी शरीर बॉडी का वेट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग. पहला ऑप्शन है डूइंग एक्सरसाइज वैगरसली एवरी डे. नो. फास्टिंग एंड वैगरसली एक्सरसाइज, ये भी गलत है. माइल्ड एंड डेली एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट, हाँ ये है.
ये है, उसने कहा ना कि आपकी फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल, तो हाँ, तो इसमें लाइफस्टाइल में आपका प्रॉपर डाइट भी आ जाता है और एक्सरसाइज भी आ जाता है, मतलब कि लाइफस्टाइल में, तो ये इंटरप्रिटेशन प्रॉपर है इसका। तो 2 नंबर का आंसर इसका बराबर है। 3 नंबर का सम वे इन विच ओबिसिटी कैन बी कंट्रोल आर, तो कुछ रास्ते हैं जिससे ओबिसिटी कंट्रोल हो सकती है, वो कौन से? यूजिंग कार ओकेजनली, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है वहाँ पे, और ओकेजनली यूज़ करने से कार से आपकी ओबिसिटी कंट्रोल में नहीं, ऐसा भी नहीं है। यूज़ बाइसिकल एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, लॉजिकली है, बट बाकी ऑप्शन देखते हैं। मेकिंग अ सीरीज ऑफ स्मॉल फिजिकल एफर्ट, हाँ, दिस इज द लॉजिकल करेक्ट आंसर। तो 3 नंबर आंसर राइट रहेगा। टोटल अबंडेंस ऑफ द यूज ऑफ लिफ्ट, नहीं, ये भी गलत है, ये वाला प्रॉपर है, ठीक है। उसके बाद में व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट एक्सरसाइज फ्रॉम द पैसेज, एक्सरसाइज हेल्प ओनली इन कंट्रोलिंग द बॉडी वेट, नो, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया है वहाँ पे एक्सरसाइज का, और ओनली आ गया है यहाँ पर, तो ओनली आने की वजह से हमेशा गलत होता है। इट मेक वन मोर मर्क्यूरियल, ये भी बराबर नहीं। इट मेक्स वन मोर एक्टिव एंड मेंटल पॉजिटिव, दिस इज अप्रोप्रिएट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू एक्सरसाइज विच इज़ इफेक्टिव, एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं इसको। what can we conclude about exercise from the passage? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू एक्सरसाइज विच इज़ इफेक्टिव, इसलिए उन्हें पैसेज में खाने पे कंट्रोल के बारे में बात करें ना, तो डिफ़िकल्ट टू डू एक्सरसाइज मतलब डिफ़िकल्ट है एक्सरसाइज करना, इसलिए खाने पे ध्यान दिया है, या फिर एक्सरसाइज करेंगे तो मेंटली, आई थिंक 3 नंबर का आंसर होना चाहिए इसका, 3rd नंबर का आंसर होना चाहिए। ये भी हो सकता है आंसर, बट इसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट चीज़ है, बट छोटी छोटी स्मॉल एक्सरसाइज आप कर सकते हो तो डिफ़िकल्ट थोड़ी हो सकती है, पॉसिबल है, तो वो सुबह उठ के करना। खैर ये आना चाहिए आंसर 3 नंबर का। आगे बढ़ते, इन डिटरमाइनिंग वेदर वन इज़ गोइंग टू बी फैट और थीन, जीन प्ले पैरामाउंट रोल, हाँ, पहले ही स्टेटमेंट बताया इसने, पहला स्टेटमेंट बताया, तो बाकी पढ़ना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। एडल्टहुड अल्टर द चाइल्डहुड पैटर्न ड्रास्टिकली, बट ये डिटर्मिनेशन के लिए कुछ नहीं, लॉजिक नहीं लग रहा। ईटन हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल मेक नो इम्पैक्ट ऑन फैट सेल, ऐसा नहीं है, बहुत इम्पैक्ट करते, गलत है। फैट सेल फॉर्म ड्यूरिंग द चाइल्डहुड आर क्रूशियल इम्पोर्टेंस, बात तो सही है, बट ये भी रोल प्ले करता है उसका, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मेंशन किया उसने ऐसा, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते उसको, ठीक है। चूज़ करेक्ट WH टाइप क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट, है ना, मतलब अंडरलाइन पार्ट को आंसर लाना है हमें, तो उसका क्वेश्चन बनाना है। वाटर इज़ नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, बराबर है, तो वाट से शुरू होने वाला आंसर सही रहेगा ना, व्हाट इज़ नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, तो 4 नंबर का आंसर सही है, देखने का काम नहीं इसमें, ठीक है। चूज़ द प्रॉपर अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, द शॉपकीपर डज नॉट हैव टॉयज, आई वॉज लुकिंग फॉर, ओके, उसको ढूंढ रहा है ना, फॉर ढूंढना, तो ये आपका प्रीपोजिशन है, फॉर आएगा राइट आंसर, ठीक है। रीअरेंज द जंबल पार्ट विच आर लेबल्ड इन PQRS टू प्रोड्यूस अ करेक्ट स्टेटमेंट, बहुत करें हमने प्रैक्टिस में इसकी, देखते। द पर्सन हु इज़ पुअर आएगा, कॉमा देके, क्योंकि फ्रेज डाला है उसने वहाँ पे, क्लाउज डाला है, क्लाउज। हु इज़ पुअर, द पर्सन हु इज़ पुअर कैन नॉट वर्क हार्ड एंड इफिशिएंटली बिकॉज ही इज़ पुअर, तो पहला आएगा आपका SRQ 4 नंबर का आंसर, ठीक है। चूज़ द करेक्ट स्पेल वर्ड मिससेलेनियस की स्पेलिंग ये वाली, ये गलत है, एस पहले आता, ये गलत है। मिससेलेनियस ये बराबर है, नहीं, ये भी एस पहले आ गया, मिससेलेनियस ई और ए में फ़र्क आ गया, ये वाला 2 नंबर का सही है। बहुत मुश्किल होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के, मुझे खुद नहीं आते ज़्यादातर। चूज़ द प्रॉपर आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक, आयरन इज़ यूजफुल, आयरन इज़ अ यूजफुल, आयरन इज़ अ आर्टिकल। अब आप बोलेंगे यहाँ पर देखो, अगर आयरन के पहले अगर खाली जगह छोड़ता है ना, तो कोई
वहाँ आर्टिकल नहीं लगता क्योंकि आयरन क्या है, मटेरियल नाउन है, बट आयरन के पहले नहीं है, आयरन के बारे में बात कर रहा हो तो वो क्या है, एक यूज़फुल मेटल है ना, आयरन एक बहुत सारे मेटल है उसमें से एक यूज़फुल है, तो वहाँ पर एक आना चाहिए एक। तो अब यू ए आ सकता है या एन आ सकता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे बच्चे, बट इसका प्रोनाउंसिएशन यू से होता है। असफुल होता तो हाँ हम लोग उस पर एन लगाते हैं, बट यू है यू, और मैंने आपको क्लास में काफ़ी प्रैक्टिस कराई इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर आंसर आएगा ए, और यूज़फुल मेटल्स। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं आप लोग। चूज मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिविंग एक्सप्रेशन, अ पर्सन हु लीड टू सिंपल लाइफ एंड डिवोटिंग हिमसेल्फ टू कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। तो एस्थेटिक कहेंगे, एस्थेटिक एस्थेटिक, ये एस्थेटिक मतलब वो होता है जो मतलब एस्थेटिक प्लेजर मतलब जो कुदरत की खूबसूरती है ना, जैसे किसकी आवाज़ है या पेंटिंग है, तो इस आर्टिस्टिक जो खूबसूरती है, जो मतलब रिलीजियस से रिलेटेड नहीं रहती, एस्थेटिक मतलब कुदरती खूबसूरती को देखकर जो प्लेजर महसूस करते हैं ना उसको, उसमें आर्ट्स आ सकता है या नेचर की खूबसूरती आ सकती है ना, तो वो आ सकता है। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग देख के आप खुश हो जाएंगे, या फिर नेचर की वगैरह वगैरह। ठीक, कंजर्वेटिव वो रहते हैं जो पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखे रहते हैं ना, मतलब पुराने रीति रिवाज के हिसाब से चलने वाले लोगों को कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो आंसर क्या है हमारा, एस्थेटिक। सिलेक्ट द करेक्ट कार्डिनल नंबर फॉर द गिवन 1 मिलियन, अरे 1 मिलियन है 10 लाख ये वाला। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, आई वॉज ग्रेटली एस्टोनिश्ड व्हेन आई केम टू नो दैट माई फ्रेंड इज। देखो कंजक्शन लग गया, जिस सेंटेंस में कंजक्शन से 2 सेंटेंस जुड़े होते हैं वो एक ही टेंस के होते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा, व्हेन आई केम टू नो दैट माई फ्रेंड इज कमिंग, ये प्रेजेंट टेंस यूज़ कर लिया इसने, तो ये वाला सी नंबर का पार्ट गलत है, मतलब 1 नंबर का आंसर आएगा आपका। ठीक है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, तो वेस्ट का वेस्टेड होगा, और यहाँ पे डू लग गया मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो टाइम के हिसाब से इज आना चाहिए, है ना, टाइम के हिसाब से इज आना चाहिए, तो इज वेस्टेड, इज टाइम वेस्टेड वाला आंसर सही रहेगा। इज टाइम वेस्टेड है क्या, नहीं, गलत। इज टाइम भी, ये भी गलत, नहीं, ये 4 नंबर का आंसर सही है, 4 नंबर का आंसर सही है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एक्विजिटिव मतलब चाहिए, एक्विजिशन करना, चाहिए वाला। ऑटरस, फ्रुगल और एडल्ट नहीं, मिस्री, कंजूस है ना, जो कंजूस लोग रहते हैं ना, चाहिए करते रहते हैं, अपने पास से जाना नहीं और आते रहना, उस टाइप के, तो 1 नंबर का आंसर रहेगा इसका एक्विजिशन का। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। डकलिन हेयर का ये कितने बार करें, कितना रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना, लेवरेट कितनी बार रिपीट हुआ, कितनी प्रैक्टिस करें हमने इसकी। खैर आगे बढ़ते। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर गिवन डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है। ओ व्हाट अ लवली डे शी एक्सक्लेम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने आपको क्या सिखाया था, पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेक करो क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, तो क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड ही आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर व्हाट अ लवली डे इट इज़, तो इट इज रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, इट वॉज। मान के चलो हम लोग इट इज, अगर इट वॉज लेंगे तो इट हैड आएगा, तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको। तो शी एक्सक्लेम्ड विथ द प्लेजर, हाँ प्लेजर के साथ उसने एक्सक्लेम किया। दैट कंजक्शन बराबर है। इट वॉज अ लवली डे, हाँ बराबर है। आप बोलेंगे क्यों यहाँ पर हम लोग इट इज़ क्यों कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग इसको इट वाज क्यों कंसिडर नहीं कर रहे। अगर इट वाज कंसिडर कर रहे तो मैंने आपको बताया था कि टेंस कैसे चेंज होते हैं। अगर वो सिंपल पास्ट टेंस रहता तो ऑप्शन में आपको पास्ट परफेक्ट देखना चाहिए, तो इसमें कोई पास्ट परफेक्ट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा अभी तक, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है पक्का, तो इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट करने के बाद। तो इसलिए पहला वाला शी एक्सक्लेम विद प्लेजर दैट इट वाज अ लवली डे, पहला वाला सही है। शी एक्सक्लेम दैट व्हाट अ लवली डे इट वाज। एक मिनट, इसको उसने क्या किया, इनडायरेक्ट नहीं किया ना, इसलिए ये गलत हो गया। शी एक्सक्लेम विद द प्लेजर दैट इट इज़ अ लवली डे। इट इज़ क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इट इज़ कंसिडर किया उसको, तभी तो इनडायरेक्ट में वो क्या होगा, पास्ट टेंस बनेगा, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट टेंस बनेगा। अगर हमको इट वाज कंसिडर करते तो ऑप्शन में हमको इट हैड बीन चाहिए था ऑप्शन में, बट वो नहीं है, तो फिर क्या राइट आंसर है हमारा, इट वाज, तो पहला वाला आंसर सही है।
ये बाकी तो ऑल बाकी कुछ काम के नहीं है. चूज करेक्ट अल्टरनेटिव. ही इज़ फॉर हीज इविल डिड्स. फेमस इंसान अच्छे काम के लिए होता. सेलिब्रेटेड नहीं, सेलिब्रिटी बनता अच्छे कामों के लिए. नोटोरियस होता अपने बुरे काम. जैसे फेमस बोले तो अच्छे काम से फेमस होता है, बट किसने कोई गुंडा बन गया ना, गुंडा बन गया या फिर कुछ भी बुरे काम करने लगा तो उसको नोटोरियस बोलते हैं, बुरे कामों से फेमस होने वाले को. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव. रीडिंग इज़ ईजियर देन स्पीकिंग. देना ही सबको पता है, हमने काफ़ी किए, किसमें, डिग्री में काफ़ी की है. ईजियर है ना, ये सेकंड फॉर्म में कंपेरेटिव डिग्री है तो देना ही है ना. ओके ठीक है. मराठी का देखते हैं. अब मराठी में जिनका मराठी नहीं है, उर्दू मीडियम वाले हैं, तो वो क्या कीजिए, इसको थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लेना. आगे मैंने ईवीएस के सॉल्व करके रखे. मराठी वाले देखिए, आप कंटिन्यू कीजिए, और जो उर्दू वाले हैं वो उसको आगे बढ़ा लेना थोड़ा, और वहाँ से देखना, आगे कंटिन्यू करना. पहिला आहे, पुढील कोणत्या वाक्यातील क्रियापद सकर्मक आहे. गवडी धार काढतो. काढणारा कोण, गवडी काढण्याची क्रिया कोणावर करते, धारवर. तो पहला ही है. क्लास में बहुत इसको डिस्कस भी करे हमने. इसमें वाड़म्बे शिंदे सर की बुक में पहले लिखा है, पहला एग्जाम्पल है, हमने डिस्कस भी करे. तो गौड़ीदार काट तो ये है. बाकी आंबा नपुंसक निकाला, ये अब देखने का काम ही नहीं है. बाकी सब क्या है, जिसमें कर्म नहीं है. पहले वाक्य ऐसा है जिसमें कर्म है. ठीक है. मराठीतील आद्य गद्य ग्रंथ मत काय, विवेक सिंधू, ये वाला आन्सर आहे. पुढील पैकी पूर्ण वर्तमान काळाचे वाक्य कोणते. पूर्ण वर्तमान काळा, मधुने लाडू खाल्ला असेल, ये फ्यूचर चल गया. मधु ने लाडू खाल्ला होता, ये पास्ट हो गया. मधु लाडू खातो, गलत. मधु ने लाडू खाल्ला है, हाँ ये है. वर्तमान पूर्ण वर्तमान काळ आहे, मधु ने लाडू खाल्ला है. भुजंग प्रयास वृत्तगण कोणते, इसका ये 2 नंबर का आंसर है. ये मैंने चेक कर लिया था, मुझे खुद पता नहीं था, तो 2 नंबर का आंसर है इसका. संत म्हणून सप्तदेव पदा क्या उडाव. संत म्हणती सप्तपदे सहवासे सख्या साधूशी घडते. या ओळीतील अलंकार कोणता. अलंकार पूछा, यमक नहीं है. यमक में लास्ट में 2 एक मतलब हर स्टैंजा या फिर हर लाइन के लास्ट में एक जैसा साउंड निकलता है जिससे एक नाद तैयार होता है, उसको बोलते हैं यमक. और उपमा तो बिल्कुल नहीं है, उत्प्रेक्षा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब 2 चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए लेते हैं. यहाँ किसी में कंपैरिजन हो नहीं रही है तो देखने का काम नहीं है. अनुप्रयास है, क्योंकि अनुप्रयास में क्या होता है, एक साउंड, अलिट्रेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अलिट्रेशन. तो यहाँ पे सौ का जो साउंड है ना, बार बार रिपीट हो रहा है. देखो, पहला सहपद पदे सहवासे सख्या साधुशी, तो तो इसको अनुप्रयास बोलते हैं, अलिट्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं. पुढीलपैकी ओष्ठ वर्ण कोणता. तो भ ओष्ठ है, सबको पता है, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं डीप में. ये कविता पढ़ते. पुढील कविता वाचून खालील प्रश्नां. ओके. कोपऱ्यासी गुणगुणात अन अभंग. उभा केव्हाचा एक तो अपंग. भोवतीचा अंधार तो निमाला. हृदयी त्याच्या जणू जात आश्रयाला. जीभ झालेली ओरडून शोष. 4 दिवसांचा त्याथी उपास. नैन जिथले थरथर ती हातपाय. रूप देण्याचे उभे मूर्त काय. किव यावी पण त्याची कुणाला. जात उपासुनी पसरला कराला. तोच येई कुणी परतुनी मजूर. बखुनी दिना त्या उधानून ऊर. म्हणे राहीन दिन एक मी उपाशी. परी लादू दे 2 घास यासी. ठेसा ओतुनी तया ओजडीत. चालू लागे तो दीनबंधू वाट. ओके. कवितील कोणाचे वर्णन केलेले आहे. इसमें वर्णन अपंग का किया है, आजाराचे मूर्तीचे. ओके. अपंग का किया है, एक जो अपंग है उसका किया है, भिखारी का भी किया है. और ठीक है, तो अपंग का देखते इसमें ऑप्शन है. त्याचे हातपाय का थरथरत होते. आजारामुळे उपभाव, खाने की वजह से. ठीक है. दीनबंधू कोणास म्हटले आहे. भिकाऱ्याला. मजूरास. दीनबंधू मजूर को बोला ना उसने, ये दीनबंधू पहले तीसरे की वजह से. एक मिनट चेक कर लेता है.
हो बराबर आहे. मजूर को बोला आहे. दीनबंधू कोणास म्हटलं आहे? तो मजूर को बोला उसने. भिकाऱ्यास बघून मजुराने काय म्हटले? क्या बोले? त्याचा ऊर भरून आला नाही, आपले अन्न त्याच दिले, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है. भिकाऱ्याच्या ओंजळीत खिशातील पैसे टाकले. हो, कुछ तो पैसे होता ना खिसे में से, तो पैसे तो बोला नहीं है, पण अब खिसे में से निकाल के पैसे देते जनरली, तो पैसा ही समझना पड़ेगा. केशवसूत या टोपण नावाचे लेखक दामले, कृष्ण केशव दामले, तो इनको केशवसूत बोलते हैं. पुढील वाक्यात कोणते विरामचिन्ह असायला हवं? ताई म्हणाली आज अजिंक्य. इन्व्हर्टेड कॉमा आहे, अभी देखिए हमने इन्व्हर्टेड कॉमा आहे. धाकट्या भावाला राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेचे पहिले पारितोषिक मिळाले, त्याला लिहिलेले पत्र कोणत्या प्रकारचे असेल? अभिनंदन करेंगे ना भाई, कॉन्ग्रॅच्युलेशन. कोणत्याही प्रश्नाचे लगेच उत्तर देणारा शब्द समोर योग्य शब्द लिहा. हर जवाबी है ना, कुछ भी सवाल पूछो जवाब दे देता, उसको हर जवाबी बोलते हैं. उर्दू हिंदी में भी यही बोलते हैं. लेखक भालचंद्र नेमाळे यांना ज्ञानपीठ हा पुरस्कार केव्हा प्राप्त झाला? तो 6 फेब्रुवारी को मिला था उन्हें. कई जगह 7 फेब्रुवारी आता, कभी 6 आता, तो ठीक है. पंजाबातील घुमान येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष कोण? सदानंद मोरे. इसको हमने पहले भी सवाल पूछ चुका है ये ऑलरेडी, इसको हमने डिस्कस भी कर चुके हैं. सभा या शब्दाचा लिंग कोणता? तो सभा नहीं बोलते, ती सभा. हाँ, ती सभा स्त्रीलिंग है. ती सभा क्लास में मैंने बताया था कैसे पहचानने का, ती तो ती से. तो ती सभा तो बराबर है. तो सभा कभी नहीं सुना मैंने, और ते सभा भी नहीं सुना. सभा एक ही रहती, तो ती सभा मतलब स्त्रीलिंगी. तुम्ही स्वतःला काय समजतात या अधोरेखित सर्वनामांचा प्रकार कोणता? हाँ, पुरुषवाचक बराबर है, आत्मवाचक बराबर है, दर्शक नहीं, प्रश्नार्थक बिल्कुल नहीं, संबंधी नहीं. पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही सही है. पुढील उतारा, ये कुछ पढ़ना है इसको. महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणतात, ज्याचे मन सत्याने पवित्र झाले आहे तो जगातील सर्वात पवित्र माणूस. ज्या मनुष्याला मनाचे पवित्र्याचे महत्त्व कळत नाही तो मनुष्य धरणीस भार ठरतो. धरणीस भार मतलब धरती को भार ठरतो. निर्दोष आणि उद्योगी जीवन मनुष्याला आरोग्य आणि संपत्ती देते. आळशी मनुष्य हा दुष्ट असतो, तो समाजाचा शत्रू बनतो, तो कधीही सुखी होत नाही. उद्योगी व शुद्ध चरित्र्याचा मनुष्य हा गरिबांचा वाली असतो, तो अनेकांना सुखी करतो. सत्यप्रेमी, निर्मळ मन आणि शांत हृदय यातून धैर्य निर्माण होते. धैर्यशील मनुष्य हाल अपेष्टा सहन करतो आणि संकटावर मात करतो. ओके, ज्योतिबांच्या मते जगातील सर्वात पवित्र माणूस कोण? ज्याचे मनाने निर्मळ आहे, ज्याचे मन सत्याने पवित्र आहे. पहला, दूसरा वाला ऊपर पहले ही उसमें लिखा है सत्याने पवित्र. ये ज्याचे मन सही, तो ऊपर ही लिखा है, बहुत आसान है. पहला, दूसरा वाला ऑप्शन सही है. मनुष्याला आरोग्य व संपत्ती कशामुळे प्राप्त होते मिळते? निर्दोष व उद्योगी जीवनामुळे. ये बरोबर आहे. निर्दोष और उद्योगी, निर्दोषच नाही, व्यवसाय नाही, दूसरी नाही. पहिला राईट आन्सर आहे. आळशी मनुष्य कसा असतो? तो समाधानी असतो? बिलकुल नाही. तो समाजाचा नायक? बिलकुल नाही. तो दुष्ट व समाजाचा शत्रू असतो. तो आपला वेळ चैनीत. तिसरा नंबर का आन्सर आहे. धैर्यशील माणूस कसा ओळखावा? जो दुसऱ्यांना फक्त धीर देतो, तो धैर्यशील असल्याने लोकांना धैर्याचे महत्त्व पटवून देतो. बिल्कुल नहीं. तो सत्यप्रेमी, निर्मळ आणि शांत. 3 नंबर का. बहुत आसान है, बहुत. 2 मिनट में हो जाता पूरा 5 मार्क्स. टवटवीत शब्दाचा अचूक विरुद्धार्थी शब्द. सतेज उसका समानार्थी है टवटवीत का. मलुल नहीं आता, निसंदेह भी नहीं आता. कोरडे, हाँ कोरडे, टवटवीत और कोरडे, तो ये उसका विरुद्धार्थी शब्द है. बॅटरी कम हो रही है मोबाईल की. आता थोड्याच वेळात कार्यक्रमाला सुरू करूया. वाक्यातील चूक ओळखा. कार्यक्रम सुरू करूया ऐसा होना चाहिए. कार्यक्रमाला सुरू करूया नहीं होना चाहिए. तो कार्यक्रम सुरू करूया ऐसा चाहिए. तो चूक क्या उसमें? कार्यक्रम में है. सुरू करू ये भी नहीं. वेळेत कार्यक्रम, ये 2 नंबर का.
2 नंबर का राईट आन्सर आहे. साखरवाडी या शब्दात खालीलपैकी कोणता शब्द नाही. साखर तो पहले ही है, सार भी है, वड़ी वड़ी है, वाड़ी वाड़ी वाड़ी, गलती की ना इसने, वड़ी है ये वाला आंसर. साड़ी है, सोड़ी साड़ी भी है. 3 नंबर का आंसर है. धूम टेकणे या वाक्य प्रकाराचा योग्य अर्थ वेगाने धावणे, पहिला वाला आन्सर आहे इसका, धूम टेकणे. खालील कोणती रूपे र ची नाहीत. सर्व है, सम्राट भी है, राष्ट्र भी, यापैकी नाही. 4 नंबर का आन्सर. अचूक शब्द कोणता. पुनर्वसन, पुनर्वसन बराबर है, पूर्णवसन नहीं, पुनर्वसन बराबर, ये वाला आंसर सही है. अगर इसका विग्रह करेंगे तो इसका ये बनेगा, ये बराबर है, बट असल में शब्द ये है. हाँ, इसका विग्रह करेंगे तो ये बनेगा, बट असल में शब्द ये है. 1 नंबर का राईट आन्सर है आपका. ठीक आहे. पुढीलपैकी कोणत्या गटातील शब्द क्रियाविशेषण या शब्द जातीतील आहे. पुढीलपैकी कोणत्या गटातील शब्द क्रियाविशेषण. क्रियाविशेषण, अरे अरे शब्दास नाही, परंतु, म्हणून नाही, आता इकडे नाही, करितासाठी आता इकडे, हे क्रियाविशेषण आहे. ठीक है. पुढीलपैकी धातुसाधित विशेषण कोणता. धातुसाधित मतलब क्रियापद से बना हुआ विशेषण कोणता है. फळबाजी नहीं, वहाती नदी, हाँ ये है. वहाने खुद एक क्रियापद है, उससे विशेषण बना, बहती नदी, तो ये इसको बोलते धातुसाधित विशेषण. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ देखते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसमें से. तो ब्लैक सॉइल इज़ फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट रॉक. बेसाल्ट रॉक से बढ़ती, बिल्कुल बराबर है. ब्लैक कलर ऑफ द सॉइल इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टाइटेनिक, फेरस एंड मैग्नेटाइट एलिमेंट्स, बिल्कुल बराबर है. कैपेसिटी ऑफ वाटर रिटेंशन इज़ मोर, बहुत बिल्कुल सही है. दिस सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल और अलुवियल सॉइल. रेगुर बोलते हैं, अलुवियल नहीं बोलते, और चारों भी सही हो जा रहे हैं. तो फिर अलुवियल तो रेगुर बोलते हैं इसे, बट अलुवियल नहीं बोलते. अलुवियल गाल की मिट्टी को बोलते हैं. बाकी 3 बराबर है, तो इसमें थोड़ा लोचा है, तो ये वाला ही करना पड़ेगा इसको. तो 4 नंबर का आंसर. कंसिडर द इरिगेशन एरिया ऑफ महाराष्ट्र. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इरिगेशन मीन्स. द पेयर ऑफ मोस्ट यूज मीन्स एंड लीस्ट यूज ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन. सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला महाराष्ट्र में और सबसे कम होने वाला है तो वेल और लिफ्ट है. अगर आपने रिवीजन वीडियो देखे होंगे ना, तो उसमें मैंने बताया था, तो ये उसमें बताया था मैंने लिख के कि वेल 55% है और लिफ्टिंग इरिगेशन कितना है, ओनली 8% है. तो बोर्ड पे लिख के बताया था. अगर जिसने रिवीजन यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा ना, उसको बिल्कुल रिकॉल हुआ होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैटिट्यूड. पैरेलल टू ईच अदर 100% बराबर है. सिमिलर लेंथ नहीं, सिमिलर लेंथ नहीं होती है. इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है और पोल पे एकदम कम हो जाती. प्राइम मेरिडियम, ये लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड है, लैटिट्यूड से नहीं. 0 लैटिट्यूड मीन्स इक्वेटर, ये बराबर है. 2 बराबर ऑप्शन है इसमें. बट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो पैरेलल, देखो दोनों बराबर है, बट आंसर कैरेक्टरिस्टिक अगर बोलेंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि उसकी खासियत है. और ये 0 रहना उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. तो दोनों सही है, बट मोस्ट करेक्ट क्या है आंसर, पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो दोनों पैरेलल एक दूसरे को. 0 लैटिट्यूड मीन्स इक्वेटर, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे नहीं आएंगे बात का विषय है. बट ये 100% है. हाँ, बट ऑप्शन ये भी बराबर है, तो आपने ये टिक करे होंगे, तो ये राइट आने की प्रोबेबिलिटी 99% है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज बाय द नेम ऑफ मैदान. हाँ, ये मैदान का इलाका असल में, ओके, साउदर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द उड़ीसा, बराबर है. नहीं, हाँ बराबर है. सेंट्रल पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उड़ीसा, नहीं ये बराबर नहीं है. पहला वाला बराबर है. साउदर्न पार्ट है ना, जो थोड़ा सा महानदी के नीचे का हिस्सा. 1 मिनट, हाँ, छत्तीसगढ़ का, एक मिनट होल्ड कीजिए, थोड़ा मैप चेक के कन्फर्म करता. हाँ जी, हाँ कंफर्म किया मैंने इसको. सेंट्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा. बिकॉज जो महानदी का जो डेल्टा है, जो कैचमेंट एरिया है, तो वो पूरा सेंट्रल इलाके में उसका मर्ज होता है, तो इसलिए सेंट्रल इलाका उसका क्या है, प्लेन इलाका है, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा है. तो ये बराबर है. 2 नंबर का आंसर. हमारा पेन भाग गया, 1 मिनट पेन लेके आता. ओके, तो हमारा राइट आंसर है सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उड़ीसा, बराबर है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर. इसके बारे में हमने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था. फार्मिंग डन इन वास्ट एरिया वेयर ओनली वन टाइप ऑफ द क्रॉप. बिल्कुल नहीं, इसको इंटेंसिव नहीं, एक्सटेंसिव फार्मिंग का एग्जाम्पल है पहला वाला.
ठीक है, जिसमें एक्सटेंसिव में क्या रहता है, बड़ा बड़ा इलाके में खेती होती है, टेक्नोलॉजी रहती है, एक जैसी खेती करते हैं, वो सब बातें। मैक्सिमम यूज़ ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल लेबर, मैक्सिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लेबर बराबर है, ये इंटेंसिव फार्मिंग का एग्जाम्पल है, बराबर। लिमिटेड मैकेनिज्म, हाँ ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं रहती, तो ये भी बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के हैं, और ऊपर का एक एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर के नीचे के दो बी और सी एग्जाम्पल है, और ए है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है, और दो बी और सी इंटेंसिव का है। तो हमारा आंसर आता ओनली बी एंड सी, 2 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र लाइज एडजेसेंट टू द गुजरात बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर से कौन से जुड़े हुए हैं? नंदुरबार और धुले बिल्कुल सही है, जलगांव नहीं है, ठाणे नहीं है, पालघर है, ठाणे में नहीं, 1 नंबर का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीसेस क्लासेस, सम फिश हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन, बराबर, सम हैव फिश शॉर्टर लाइफ स्पैन, ये भी बराबर है। देयर हार्ट इज मेड ऑफ 3 चैम्बर, नहीं 2 चैम्बर के होते हैं, तो ये वाला बराबर राइट आंसर ये रहेगा, क्योंकि नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा ना, तो ये वाला आंसर राइट रहेगा यहाँ पर। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्टीजियस डिसीज, देखो एनीमिया लोहे की मतलब आयरन की कमी से होती, तो ये कंटोजियस नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद में गोइटर ये जो वो आयोडीन की कमी से होता, तो ये भी है ना, कम्युनिकेट नहीं होता, तो ये 2 ऑप्शन गायब आपके। यूरेमिया नहीं, ये भी नहीं होता, ये भी ट्रांसमिट नहीं, 4 नंबर का सही आंसर है। हाँ देखो, ये पूरे पता नहीं है मुझे, पर जो मुझे पता है उस पर आंसर आता है। एनीमिया पता है, गोइटर पता है, और यूरेमिया पता है, मुझे मालूम है ये कॉन्टाजियस डिसीज नहीं, तो ऑटोमेटिक आंसर आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन मेथड। व्हाट इज़ द बोन मील मेड फ्रॉम द बोन ऑफ डेड एनिमल, ये फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि कैल्शियम पोटेशियम वगैरह जो डालते हैं ना इसमें, क्या है वो PNK बोल के जो खत का जो टाइप है उसके हिसाब से है, तो फर्टिलाइज़र बनता है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर नेसेसरी फॉर बॉडी बिल्डिंग ऑफ ह्यूमंस, प्रोटीन, अरे इतना ईजी क्वेश्चन पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इन केस ऑफ द वुंड्स एंड बॉडी, तो प्लेटलेट्स काम करती है ना क्लॉटिंग करने के लिए ब्लड्स को। स्काई अपीयर ब्लू व्हेन वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस phenomenon, scattering of light, atmosphere, एक मिनट, sky appear blue when we observe from the earth, which of the following factor is responsible for this phenomenon, तो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, दोनों ही है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर एटमॉस्फेयर रहेगा तो ही लाइट स्कैटरिंग होती है ना, अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो स्कैटरिंग होगी नहीं, इसलिए ब्लू दिखेगा नहीं, तो दोनों ही फैक्टर है, तो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, तो बोथ आर करेक्ट। जनरली नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल मेलेबल मेटल, नॉन मेटल गुड कंडक्टर कहाँ से रहेंगे, ये आंसर है ना, नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है। फॉलोइंग आर गिवन रीजन एंड इफेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्ट कंसिडरिंग द स्टेटमेंट, वाटर इज कंपाउंड, बराबर है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, उनका कंपाउंड बनता है, बराबर है। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिल्कुल अलग है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर करेक्ट, कोई दो राय नहीं इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। डिकम्पोजर्स फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ट्रांसफरर, ट्रांसमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईरा ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री रिलेटेड टू इंडिया, हाँ ये देखो, ये मैंने बताया था आपको, मेरे लेक्चर याद आ रहे होंगे आपको अभी, और मैंने कहा था अभी मैं बहुत याद आऊँगा आपको एग्ज़ाम में, तो हो रहा है वैसा। देखो स्टोन एज से लेकर 18 सेंचुरी तक, जब तक इस्लाम नहीं आया तब तक मैंने बताया था कि देखो ये जो मॉडर्न ईरा और क्या बोलते एंशिएंट ईरा कब ख़त्म होता है, जब इस्लाम आया था, क्योंकि ईरा मतलब दौर कब चेंज होता है, जब कुछ नया होता तब, तो इस्लाम उस दौर में बहुत सारी नई चीज़ें लेके आया था, बहुत ज़्यादा नई चीज़ लेके आया था, उससे पहले वो लोगों ने कभी नहीं देखे थे, ऐसी चीज़ इस्लाम लेके आया था।
ठीक है। तो इसलिए वहाँ से ईरा चेंज हुआ था, मिडिवल चालू हुआ था। फिर बाद में एक मिडिवल के बाद में मॉडर्न दौर आया। तो मॉडर्न दौर कब आया, इंडिया की बात करें तो जब डेमोक्रेसी आई, रूल ऑफ लॉ आया, है ना, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, तो ये सब चीज़ें इंडिया में जब आई तब से हमारा मॉडर्न ईरा बोला जाता है। और यूरोप में या वेस्टर्न में ये पहले ही आ गया था मॉडर्न ईरा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें पहले ईजाद हो चुकी थी 1600 के आसपास में, बट हमारे पास आते आते 1700 ब्रिटिश आने तक। तो ब्रिटिश आने के बाद में हमने रूल ऑफ लॉ या फिर डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम, राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इन बात पे हमने शुरुआत की थी। तो तब का दौर मॉडर्न ईरा कहा जाता है। तो ये कैटेगराइजेशन है दुनिया में ईरा के। तो ये बहुत सिंपल लॉजिक वाला आंसर है, बाकी देखने का काम ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट? हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडस सिविलाइजेशन, बराबर है। बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन शो सिमिलरिटी इन द हिस्टोरिकल रिमेन्स, ये भी बराबर है। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो बोथ साइट्स आर इन पाकिस्तान नाउ, बिल्कुल बराबर है। सारे के सारे बराबर है, 4 नंबर का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते। व्हाट इज द इंटेलिजेंट मैन फ्रॉम द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन कॉल्ड? तो ये क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस है ना, जो इंटेलिजेंस मैन से होमोसेपियंस को बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस मैन। हमने पीपीटी देखी थी। ओके, तो ये होमो हेबिलियस नहीं है, ये भी नहीं है। होमो इरेक्टस ये भी नहीं है, ये तो खड़ा होना शुरू हुआ था। ये होमो हेबिलियस बोले तो स्किल मैन है। और ये होमो इरेक्टस भी नहीं है, नेंदरसिस भी नहीं है। क्रो मैग्नोन मैन, ये होमोसेपियंस की अर्ली स्टेज है। ये वाली जो है ना, होमोसेपियंस की अर्ली स्टेज को बोला जाता है। ये मतलब होमोसेपियंस शुरुआत हो रही थी ना होमोसेपियंस मैन की, तो तब की स्टेज है। तो ये वाला आंसर है 4 नंबर का राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट एन एरिया ऑफ द हिंदवी स्वराज इन टाइम ऑफ द शिवाजी महाराज? शिवाजी महाराज के टाइम में हिंदवी स्वराज एरिया में कौन सा इलाका इंक्लूड नहीं था? तो बेलगाम कर्नाटका हाँ था, वेल्लोर तक गए थे, तमिलनाडु तक, ये बात सही है। मदुराई भी था, ये कर्नाटका का करवाड़, ये धारवाड़ नहीं था, ये वाला 2 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज़ रिटन अ पोएम अबाउट द इमेजिनरी इंसिडेंट इन विच शिवाजी महाराज टॉक्स टू हिज एसोसिएट? तो ये महात्मा फुले ने अपने पवाड़ लिखते थे, ये तो उनकी बात है। सरोजिनी नायडू का तो सवाल नहीं उठता, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं है, सुब्रमण्यम भारती ये भी नहीं है, ज्योतिबा फुले ही लिखा करते थे शिवाजी महाराज के ऊपर। इन विच सेंचुरी वॉज फर्स्ट नेवी ऑफ मिडिवल इंडिया स्टैब्लिश? 17th सेंचुरी में इस्टाब्लिश की थी, शिवाजी महाराज ने इस्टाब्लिश की थी सबसे पहले। तो ये 17th सेंचुरी थी, क्योंकि उनका दौर ही 17th सेंचुरी का था। तो बहुत लॉजिकली सिंपल आंसर है। छत्रपति शिवाजी महाराज शिवडोरी में पैदा हुए थे। तो समर्थ रामदास कहाँ हुए थे? तो जाम्ब में, ये जालने के पास जाम, मतलब जालना ही आज का, तो जालना हो गया अभी। तो उनकी पैदाइश की जगह है। शिवाजी महाराज केयर फॉर हिज एसोसिएट लाइक फादर। वाइल एक्सप्लेनिंग दिस टू स्टूडेंट, टीचर विल नॉट गिव एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? शिवाजी महाराज जो उनके एसोसिएट थे, जो उनके सहयोगी थे, जो उनके साथ के लोग थे, उनको एक बाप की तरह ट्रीट करते थे। तो उसमें से कौन सा ऐसा है जिसको ट्रीट नहीं करते थे, मतलब उनसे रिलेटेड नहीं है, ऐसा कौन है? तो मदारी मेहतर बिल्कुल है, कन्नौजी जेडे है, प्रताप राव गुजर भी है, बाजी घोरपड़े उनके दौर के नहीं है, ये राजा राम के दौर के हैं। तो ये वाला आंसर है। थोड़ा डिफ़िकल्ट आंसर हो सकता है बच्चों को, क्योंकि नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, और ये तो दूसरे दौर की बात कर दी उसने, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पोस्ट ऑफ बारगिट्स वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ द आर्मी ऑफ शिवाजी महाराज? तो कैवेलरी था ना, शिलेदार और बारगिर कैवेलरी में थे ना ये दोनों। ये बारगिर रहे तो जो शिलेदार रहते थे उनको अपने पास ही अपना घोड़ा, अपने ही तलवार, अपने ही जो भी चीज़ें रहती थी, बट बारगिर को देना पड़ता था। किसको? गवर्नमेंट को, स्टेट को। तो पहला वाला आंसर है, ये आपके साथ की किताब में भी लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू वोट फंडामेंटल राइट्स ने रिवीजन लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था ये सब चीज़ें। तो जिसने रिवीजन किया होगा उसको एक ही सेकंड में आंसर आ रहा होगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ये है, राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 326 आर्टिकल के अंडर में। और फंडामेंटल राइट कहाँ दिए गए?
पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बीच में, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल गवर्नमेंट हैज़ मैक्सिमम 45 मेंबर एंड मिनिमम 15। अभी कल ही लिख के दिया था मैंने, कल बोर्ड पे सुबह सुबह लेक्चर लिया था रिवीजन, उसमें का क्वेश्चन है ये पंचायत राज का। तो कौन सा ये पंचायत समिति कल सुबह में रिवीजन लेक्चर लिया ना, उसमें ये मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट रिलेटेड टू गवर्नर इज नॉट करेक्ट। ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, बराबर है। ही इज़ नॉट एग्जीक्यूटिव हेड, ये गलत है ना। ही इज़ अपॉइंटेड फ्रॉम द अदर स्टेट, ये भी बराबर है। ही इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द स्टेट, ये भी बराबर है। अगर कल का रिवीजन जिसने देखा होगा उसको इसका आंसर बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। तो कल हमने रिवीजन करते करते ये सारे पॉइंट डिस्कस करे थे, सिर्फ ये नहीं किए थे उसमें कि वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर रहता नहीं रहता। हाँ, बट हमने ये डिस्कस ज़रूर करे थे कि वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट रहता, तो ये करे थे। ये नहीं बोल रहा है यहाँ पे, इसलिए गलत है, इतना तो हमें समझ में आ रहा ना। तो मतलब हम लोग कितना लॉजिकली पढ़ रहे थे, रिवीजन भी कितना लॉजिकली था हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाइबरस सब्सटेंस। तो इसमें फाइबरस सब्सटेंस क्या आता? फाइबर बाजरा में रहता, ब्रेन में रहता, लीफी वेजिटेबल में भी रहता, ओके। मतलब इसमें मार्गरीन में नहीं रहता शायद, नॉट कंफर्म, ये हो सकता है आंसर, क्योंकि बाकियों में सब में फाइबर्स होते हैं। ग्रुप ऑफ पेंच, नायगांव और चंबोली रिलेटेड टू नेशनल पार्क से कल के ही नहीं, कल के खैर कल के नहीं, बट रिवीजन लेक्चर में मैंने आपको पूरे 6 के 6 नेशनल पार्क बोर्ड पे बना के बताए थे। तो जो रिवीजन किया इसने उसको पता होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आदिवासी ट्राइब्स आर फाउंडेड इन सह्याद्री माउंटेन एरिया, ये भी रिवीजन लेक्चर में है। अगर आप होंगे तो आपको मैप याद आ रहा होगा, ठीक है। तो जो ये पहला क्या है, कोरकू वारली, कोरकू कहाँ पाए जाते हैं? ये अमरावती, जो गाविलगढ़ के टेकड़ा है वहाँ पे पाए जाते हैं कोरकू। वारली और कोकना, हाँ ये बराबर है, ये सह्याद्री में पाए जाते। भील सातपुड़ा में पाए जाते, इधर जलगांव नंदुरबार इधर की साइड। भील और कोरकू खैर ये सातपुड़ा की है, बट भील जो पाए जाते किधर पाए जाते हैं? सातपुड़ा में, सातपुड़ा के पहाड़ों में, जलगांव या फिर धुले नंदुरबार साइड। और वही सातपुड़ा के पहाड़ आगे जब अमरावती में जाते तो वहाँ वारली कोरकू आ जाते, वारली नहीं कोरकू आ जाते। और वारली और कोकना ये सह्याद्री मतलब जो आपका मगरिबी घाट है उसमें पाए जाते हैं। तो 2 नंबर का आंसर है। पूरा बोर्ड पे पूरा पहाड़ों के साथ बताया था मैंने, तो जिसने रिवीजन किया होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पेपर काफ़ी टाइम लग गया इसमें रिकॉर्ड करने में, तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। तो मैं बाकी पेपर सेकंड का जल्दी करने वाला हूँ, तो ठीक है। शेयर कीजिए दोस्तों को और चेक कीजिए। और इन केस आपका पेपर नहीं गया, अच्छा नहीं गया होगा, ऐसा आपको लगता होगा, अल्लाह ना करे सब पास हो जाए, दुआ है हमारी इसी, और उम्मीद भी कर सकते हैं हम लोग क्योंकि काफ़ी मेहनत की आप लोगों ने। बट इन केस आपको लग रहा होगा कि पेपर, क्योंकि ये तो एक तो फैक्ट, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है, अगर अच्छा नहीं गया होगा तो उसको मान लेना चाहिए। और दिसंबर में 1 महीने बाद फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, सेम महा टीटी की तरह ही है, बट वो आसान अपॉर्चुनिटी है सीटेट की, तो वो भी आप पास कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से अगर इनकेस अगर हो गया ऐसा ऊपर नीचे तो फिर से जल्दी से पढ़ाई पे लगने का और कवर करने का उसको। और ये थोड़ा हमारे बारे में, ये हमारी क्लास है असर इंस्टीट्यूट औरंगाबाद में, एड्रेस नीचे दिया है। जिसे लगता है कि सीटीटी करना चाहिए या फिर गाइडेंस की ज़रूरत है तो हम लोग ने बैच स्टार्ट करने वाले, कल से ही करने वाले हैं, बट एक दिन छुट्टी रहेंगी, परसों से स्टार्ट होगा एक्चुअली। तो जो भी इंटरेस्टेड है कॉल कीजिए, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैच होने वाली है। यहाँ पर सीटीटी में हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो नहीं पास हो पाते, बहुत कम, वो भी क्वेश्चन पेपर ये एग्जामिनेशन हॉल में गलती करते इसलिए नहीं हो पाते। लगभग रिज़ल्ट है हमारे इसमें बहुत अच्छे हैं। टाइट के लिए प्रिपरेशन भी हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, दिसंबर से। तो जिसको भी लगता है कि क्लास करनी चाहिए, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमारे इंस्टीट्यूट। हम लोग काफ़ी इफ़र्ट लेते हैं इस पर। अभी जो आज के पेपर हुए ना, तो पेपर फर्स्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं ऐसा जो बाहर, मुश्किल से 1-2 होंगे जो हमने पढ़ाए नहीं, पूरे के पूरे पढ़ाए, पूरे के पूरे अप टू द मार्क्स आए। पूरा पेपर एनालिसिस जैसा हमने किया था, जैसा डिसाइड किया था वैसा है। पूरे नोट्स में आंसर मिलेंगे आपको सारे के सारे। रेयरली कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे कि अभी मैंने जितने सॉल्व किया इसमें से मैं आपको गिना के दे दूंगा अभी कि कौन सा आया नोट्स में नहीं है। साइंस के 1-2 है,
एक दो है, और हिस्ट्री का कौन सा है, हिस्ट्री का भी नहीं है, हिस्ट्री का एक आधी है शायद। हाँ, वो जो होमोसेपियंस का जो पहले जो क्या था, क्रोम मैन ऑर्मन बोल की जो ऑप्शन देखे ना हमने, तो वो वाला मेंशन नहीं था उसमें, एक वो नहीं था। उसके बाद में लगभग थे और होगा एक दो ऐसे, मतलब कुछ ऐसे 90% क्वेश्चन यानी कि 120 150 में से अभी मैंने आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए ना, तो पैसेज के तो आने वाले नहीं है, तो पैसेज के 2 पैसेजेस के ऐसे भी 15 8 12 13 मार्क्स है, तो 90 में से वो काट लो 85, तो करीब करीब 75 मार्क्स अपने नोट्स में के हैं, जो हमने पढ़ाए हैं वो आए हैं पूरे के पूरे। बहुत कम चीज़ें जो अपने नोट्स में नहीं थी आई थी। तो बताने का मतलब ये है कि हम लोग काफ़ी एफर्ट लेते हैं उस पर, काफ़ी एनालिसिस होता है हमारा, तो हम लोग करा के देते हैं उस तरह का। तो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमारे इंस्टीट्यूट, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसकी। ये यहाँ पर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं टाइट के, फेब में या मार्च में, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है 7 8 5 6 साल के बाद, 4 5 साल के बाद, अभी पता नहीं कब आएंगी नेक्स्ट। तो रिस्क मत लीजिए, अच्छा प्रिपेयर कीजिए और CTT पास होकर उसके लिए आगे बढ़िए, ताकि आपकी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारा भी थोड़ा ठीक ठाक चले और आपको भी जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।